मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आपका हमारे चैनल लर्निंग हब सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब पे चैनल लर्निंग हब सक्सेस पॉइंट 100 फॉलोअर्स से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 100 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। इसी तरह आप अपना सपोर्ट और प्यार हम पर देते रहें और हम पर विश्वास रखें। हम आपको इसी तरह से और आने वाली अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस देते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग हब सक्सेस पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आप हमें हमारे फेसबुक पेज LHSP.2021 पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी अपनी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल शुभम.द-सोल पर भी मुझको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा क्विक रिवीजन कंप्यूटर के बारे में, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, इसमें हम एक बार फिर से छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फुल फॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी, कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ सर आप एक बार हमको रिपीट कर दीजिए एक बार इंट्रोडक्शन। इसलिए हम छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर से लेके आए हैं और इसमें आज हम थोड़ा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, जो हमारी फर्स्ट वीडियो में रह गई थी। ठीक है, देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर। यहाँ पे हमने पूछा व्हाट इज कंप्यूटर। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर की बहुत बड़ी डेफिनेशन ना याद करके एक सिंपल सी डेफिनेशन याद करते हैं। क्या है वो? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मेक्स आवर वर्क इजियर एंड फास्टर। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हमारा काम आसान होता है और तेजी से होता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कैलकुलेटर का। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ आप 224 इंटू 224 करिए तो आप नहीं कर पाएंगे, बट यही काम आप अगर कैलकुलेटर से करते हैं यानी कंप्यूटर से करते हैं तो वो आपको एकदम से जवाब दे देता है। ठीक है, तो यही हमारा होता है कंप्यूटर। ठीक है, अब एग्जाम में बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर अगर हम छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे? जी हाँ, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट वो डिपेंड करता है आपका कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर 2 मार्क्स में आता है तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर में, 4 नंबर में आता है तो आप इसके साथ साथ इसकी फुल फॉर्म भी लिखेंगे, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इसकी फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, हमने बहुत सारी फुल फॉर्म्स पढ़ी है आज तक। ठीक है, लेकिन कभी भी हमारे माइंड में ये नहीं आया कि कंप्यूटर की भी कोई फुल फॉर्म हो सकती है या होगी। ठीक है, तो आज हम उसी की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। देखिए, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग की जगह कई कई बार ट्रेड भी लिखा सकता है, तो घबराइएगा नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च। मतलब ये एक कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है जो यूज होती है यानी कि इस्तेमाल होती है ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और रिसर्च में। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये है हमारी एक छोटी सी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिसको हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमने आपको दिखाया है जनरेशन के बारे में, और उस जनरेशन में उस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या यूज हुआ है उसके बारे में, यानी कि जनरेशन और डिवाइस नेम। फर्स्ट जनरेशन हमारी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1946 से 55 तक। ठीक है, जिसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस प्रकार की होती थी, जैसे आपने देखे हो आपके अभी जो कंप्यूटर आते हैं, अब तो एलईडी आ गए हैं, एलसीडी आ गए हैं,
लेकिन पहले बहुत बड़े बड़े टीवी आया करते थे जो बहुत भारी होते थे, और आपके बड़े बड़े टीवी होते थे ब्लैक एंड वाइट, उसी टाइप की। तो उसमें ये वैक्यूम ट्यूब होती थी एक, ठीक है। तो वो यूज़ होती थी हमारी फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन धीरे धीरे हमारा टाइम बदलता गया, साइंस ने और एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई। फिर आई हमारी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन हमारी आई है 1956 से 65 तक, जिसमें हम अब वैक्यूम ट्यूब से ऊपर बढ़ गए थे, जिसका नाम था ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स हमारे कुछ इस प्रकार के होते थे, ठीक है। एक छोटी सी ये लग जाता था जिसपे हम टाका मारते हैं आयरन से, ये लग जाता था। तो इससे अब इस पे आ गए, ठीक है। अब आते हैं हमारी थर्ड जनरेशन, जो 1966 से 75 के बीच आई थी, ठीक है। अब उसमें इससे भी हम आगे ऊपर बढ़ गए, है ना। हम धीरे धीरे ऊपर तो बढ़ते हैं। अब आप फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, तो इसी तरह हमारी जनरेशन भी बढ़ती गई, ठीक है। जनरेशन कैसे बढ़ी? आईसी आ गए उसमें। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर एक ऐसा चिप आ गया, इससे भी छोटा, ठीक है। फोर्थ जनरेशन आई 1976 से 80, इसमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, जिसको आप आज जानते हैं इंटेल i7, i3, i5, या और भी कंपनीज होती हैं। लेकिन हमारी मोस्ट पॉपुलर कंपनी कौन सी है? इंटेल। क्यों है ये? क्योंकि इसका प्रोसेसर सबसे एडवांस और सबसे अच्छी तरह से वर्क करने वाला प्रोसेसर होता है, जो आपके सिस्टम को हैंग नहीं होने देता, ठीक है। अब कहेंगे सर आप जब चार जनरेशन हमारी आ गई, तो उसके लिए फिफ्थ जनरेशन कहाँ से आई? सॉरी, फिफ्थ जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई है 1980 से लेके अब तक। क्या कहा मैंने एक बार फिर से? 1980 से लेके अब तक, यानी कि आज के समय तक हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। यानी कि हमारे पास अब इस टाइम करंट में कौन सी जनरेशन चल रही है? फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जनरली हम आप सब यूज करते हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन हमारी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट्स, ठीक है, जो इंसानों की तरह तो दिखते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है रोबोट्स। रोबोट्स मतलब जो इंसानों की तरह दिखते तो जरूर हैं ऊपर से, और काम भी उन्हीं की तरह करते हैं, लेकिन अंदर से क्या होते हैं? वो एक मशीन होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। समझ में आया? ये होती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक एग्जांपल देके बताइए। तो अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट अबाउट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, या फिर इन विच जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड, ऐसे पूछ लिया जाएगा। या फिर फर्स्ट जनरेशन आपकी कब से कब तक आई थी, ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा चार्ट इसी तरह याद करना है, और उसका याद करने का तरीका क्या है ये देख लीजिए। जैसे फर्स्ट जनरेशन आप पढ़ेंगे तो 1946 से कब तक है? 55 तक। इसी में एक ऐड कर दीजिए, उसको यहाँ लिख दीजिए सेकंड जनरेशन में। क्या हो गया? 1956 से 65 तक। अब इसमें एक ऐड कर दीजिए, उसको यहाँ थर्ड जनरेशन में लिख दीजिए, यानी कि 1966 से लेके 75 तक। अब इसमें एक ऐड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए फोर्थ जनरेशन में, 1976 से 80 तक। और 1980 से अब तक हमारा ये फिफ्थ जनरेशन चल ही रही है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, ठीक है। ये फीचर्स क्या है? अब आप कहेंगे सर ऊपर तो 1946 से 55 तक लिखा है, यहाँ 59 लिखा है। तो बेटा ये कोई डेटा करेक्ट नहीं होता। आप किसी भी हर बुक में पढ़ेंगे, किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है, गूगल पे आ जाएंगे, गूगल पे कुछ लिखा है। सही चीज़ किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप इससे बेफिक्र रहें। आपको चाहे आप ये लिख दीजिए 1946 से 59 तक, चाहे आप ये लिख दीजिए, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ये लिखते हैं तो इसमें एक ऐड करके यहाँ लिख दीजिएगा, और अगर आप ये लिखते हैं तो इसमें एक ऐड करके लिख दीजिएगा अगले में। देखिए जैसे लिखा हुआ है, देखिए इसमें सेम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स आपको पूरे ही मिलेंगे। अगर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स के बारे में। मेजर इनोवेशन मैंने आपको बताया वैक्यूम ट्यूब्स।
वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी इसमें। ठीक है, मेन मेमोरी पंच कार्ड्स हमारे होते, जैसे आप आज के टाइम में हम रैम यूज करते हैं, उस टाइम पे पंच कार्ड्स होते थे। ठीक है, जो एक स्टेपलर की फॉर्म में होते थे, पंच करते हो ना आप अभी पेपर को, उसी तरह यूज होता था कुछ। अब आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, पंच कार्ड्स और पेपर, जो भी काम हमारा होता है वो पंच कार्ड्स और पेपर्स पे होता था। ठीक है, अगर हमें कुछ अपना नाम भी टाइप करना है ना, तो वो पंच कार्ड्स के थ्रू होता था पेपर के ऊपर। ठीक है, लो लेवल मशीन लैंग्वेज थी ये, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था इसके अंदर, इसको इंसान ही चलाते थे, हम लोग ही चलाते थे। कैसे बेटा, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, एक पूरे कमरे का सेटअप था इसका, इसके अंदर बैठ के इसको स्टार्ट किया जाता था और इसके अंदर बैठ के इसके अंदर काम किया जाता था। समझ में आया? ठीक है, इसका साइज देखिए, मेन फ्रेम फॉर एग्जांपल इनिएक, एडवेक, यूनिवैक, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हमारा मेन फीचर क्या था हमारा बेटा, इनोवेशन, ट्रांजिस्टर्स। मैंने आपको बताया क्या यूज हुए थे हमारे, ट्रांजिस्टर्स। मेन मेमोरी इसमें क्या थी, वहाँ पे पंच कार्ड थी, यहाँ पे क्या हो गई हमारी रैम एंड रोम। ठीक है, रैम एंड रोम क्या होती है ये अभी हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्या था बेटा इसमें, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क क्या थी बेटा, जो आपके पुराने टाइम में कैसेट आया करती थी ना, रील वाली, जिसको आप पेंसिल घुमा घुमा के भरते थे, वो होती थी हमारी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, डेटा कहाँ सेव होता था हमारा, इन आउटपुट इसी के अंदर होता था। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज भी इसमें यूज हुई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, नहीं था, ह्यूमन हैंडल करते थे, वही पंच कार्ड यूज होता था इसके अंदर। ठीक है, अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आई बी एम 1408, एन सी आर 300, आई बी एम 600, ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, आपके पास यही क्वेश्चन आएगा, राइट द फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आप इसमें से एक दो फीचर्स इसके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपनी थर्ड जनरेशन के ऊपर। थर्ड जनरेशन में हमने क्या बताया, आईसी यूज होती थी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये मोर रिलायबल था, मतलब उससे और एडवांस था सेकंड जनरेशन से भी। अब इसका साइज छोटा होता चला गया। ठीक है, स्मॉलर साइज हो गया। ठीक है, हीट कम होती थी। मैं आपको बताना चाहूँ बेटा, अब जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। एक आप ये मान लीजिए एक पूरे कमरे के जितना, जितना बड़ा आपका कमरा है उसके जितना एक कमरा सेटअप हुआ करता था उसका। उसके अंदर बैठ के उसको स्टार्ट किया करते थे, और जब उसको यूज किया तो कंप्यूटर को, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे वो स्पेस सूट पहन के उसके अंदर यूज करते थे। जी हाँ, सही सुना आपने, स्पेस सूट पहन के वो यूज करते थे, क्योंकि उसके अंदर से इतनी हीट निकलती थी कि हम और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, फास्टर होता था ये थर्ड जनरेशन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से। ठीक है, मेंटेनेंस इसकी कम थी, लेकिन ये कॉस्टली था। सिंपल सी बात है, आप जाते हैं बाजार में कोई चीज़ खरीदने, अगर आप महंगी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है, लेकिन अगर आप सस्ती चीज़ खरीदते हैं तो फिर उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा आती है। जैसे सपोज कीजिए आपको जीन्स लेनी है, आप मार्केट गए, आपने कोई जीन्स देखी, वो जीन्स आपको कहीं पे 800 रुपये की दिखाई दी। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी की है, आपने कहा तो महंगी, आप दूसरी दुकान पे गए, वैसी ही जीन्स आपको सेम टू सेम, वही कलर वही डिज़ाइन सब कुछ, वही आपको 500 रुपये की मिल गई, आपने ले ली। ठीक है, अब आपने ले ली, आपने उसको 2-3 दिन यूज़ करी, धोई, उसका रंग निकल गया। अब आपने दुकानदार के पास जाएगा कि भैया ये क्या हुआ, उसने कहा जी ये तो सस्ती थी, तो लोकल माल है, आप एक काम करो कंपनी वाली ले जाओ। ठीक है, अब आप गए पुरानी दुकान पे, आपने वो वाली फिर से 800 रुपये में खरीद ली। अब आपने उसको 2 दिन पहनी, फिर धोया, उसका कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि अगर वो 800 रुपये की चीज़ हम पहले ही ले लेते कंपनी की, तो हमारे वो 500 रुपये खर्च ना होते। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अगर हम कोई अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी कम आती है। इसके लिए हमारा एसी रिक्वायर्ड था, एसी क्यों रिक्वायर्ड था, ताकि इसकी हीट को वो मेंटेन कर सके। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कम लेता था हमारी। समझ में आया? तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था, वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से ऊपर उठ चुका था, यानी कि वो और एडवांस
हो चुका था। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको बताया माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे, जिनको हम VLSIC बोलते हैं और LSIC बोलते हैं, सॉरी LSIC बोलते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी इसमें EEPROM एंड SRAM थी। ये EEPROM और SRAM क्या है, ये रैम के और रोम के ही पार्ट है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, EEPROM हमारी क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और SRAM क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज हमारे क्या आते हैं इसमें, फ्लॉपी डिस्क यानी हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब बेटा जो हमारा डेटा इसके अंदर स्टोर होता था वो हमारा फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क जो आप आज भी यूज करते हैं 3 GB, 10 GB, 20 GB। फ्लॉपी डिस्क होती थी बेटा हमारी एक छोटी सी कैसेट होती थी, जिसमें बीच में एक सिल्वर कलर का सर्कल होता था, वो कंप्यूटर के अंदर हमारी लगती थी, और जिसका साइज 5 MB 10 MB मैक्सिमम इतना ही होता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था उस टाइम पे। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के मॉनिटर हुआ करते थे। लैंग्वेज इसमें सारी लैंग्वेज चल जाती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन सा आया था, हमारा डॉस, MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस की फुल फॉर्म क्या है हमारी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या होता था हमारा बेटा, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी, उसमें ही हमको सब कुछ टाइप करके लिखना होता था। जैसे अगर आपको आज कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो आप क्या करते हो, सिंपल उस डेटा को सिलेक्ट करते हो, दूसरी टैब में जाते हो जहाँ पे आपको सेव करना है, वहाँ पेस्ट कर देते हो, या कंट्रोल C कंट्रोल V करा सिंपल। लेकिन पहले बेटा ऐसा नहीं होता था, पहले हमें पूरी कमांड लिखनी पड़ती थी। ठीक है, उसके बाद ही हमारा आगे कॉपी पेस्ट होता था। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर यूज होने लगे थे इसमें, जिस जो कंपनी हमारी IBM बनाती थी और एप्पल मैकिंतोश बनाती थी। ये एप्पल मैकिंतोश बेटा आपकी आईफोन कंपनी है, आईफोन आप यूज करते हैं वही है, एप्पल मैकिंतोश नाम है इस कंपनी का। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे, जो हमारी रोबोटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए पहला ही इसमें पॉइंट लिखा है रोबोटिक्स। न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स मतलब आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका मतलब क्या है, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। बेटा न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब है दिमागी नेटवर्क, जो एक रोबोट्स के पास ये होता है। इसके अंदर हम गेम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज़र फ्रेंडली भी होता है। अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाएंगे, लैब्स में जाएंगे, तो वहाँ पे कौन कौन यूज़ होते हैं, रोबोट्स ही यूज़ होते हैं। आपकी जो कार बनती है, कार मैन्युफैक्चर होती है, बाइक मैन्युफैक्चर होती है, वो कौन करता है, सब रोबोट्स मैन्युफैक्चर करते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आज के टाइम में हमारी क्या चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। आपने सबने रोबोट मूवी देखी है, उसमें क्या है, उसमें यही चीज़ दिखाई हुई है। ठीक है, टर्मिनेटर मूवी आप देख सकते हैं, उसमें भी यही इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर पे, यानी कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पे हमारा चलता है। ठीक है, ये हमने पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन बेटा कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि दोबारा इसको बताया जाए, इसलिए हम इसको अब दोबारा बता रहे हैं। देखिए हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हर एक बच्चा इजी वे में समझ सके कंप्यूटर होता क्या है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है आज के टाइम में जो हर जगह यूज होती है। आप किसी भी जॉब में जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ पे कंप्यूटर मस्ट है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर की बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है, जो आपको सिर्फ हमारे चैनल लर्निंग हम सक्सेस पॉइंट में ही मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हम आपको इजी वे में पढ़ा सकें, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए कंप्यूटर का सिद्धांत हमारा क्या होता है, इनपुट, सबसे पहले आपको इनपुट देते हैं, फिर वो इनपुट प्रोसेस होता है, फिर वो प्रोसेस होने के बाद क्या करता है, आपको आउटपुट देता है, और आउटपुट देने के बाद उसको स्टोर करता है। ठीक है, अब इसका आपको एक अच्छा सा एग्जांपल हम देते हैं। आप सपोज करिए क्लास 10th में है, या क्लास 9th में है, 10th तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप क्लास 9th में है। ठीक है, आपने पूरे साल पढ़ाई करी। ठीक है, यानी कि आपको क्या मिला, डेटा। कहाँ से मिला, स्कूल से मिल गया डेटा। अब एग्ज़ाम का दिन आया आपका, आप गए एग्ज़ाम में, आपने क्या करा, अपना इनपुट दिया, यानी कि आपने अपना एग्ज़ाम दिया। कहाँ गया वो, टीचर के पास, टीचर ने उसको क्या किया, चेक किया, यानी कि प्रोसेसिंग की। ठीक है, अब उसका क्या मिला, आपको रिजल्ट मिला। क्या मिला, आउटपुट। रिजल्ट मतलब आउटपुट।
उसको आपने रिजल्ट को क्या करा, स्टोर करके रख लिया अपने पास, यानी कि स्टोरेज। ठीक है, तो कंप्यूटर भी उसी चीज़ पे वर्क करता है। आप कोई इनपुट दोगे, वो उसको प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा और आप इसको स्टोर कर सकते हो। ये सिंपल सा हमारा कंप्यूटर का एक सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे हमें आपके कमेंट मिलते रहें और हमें पता चलता रहे कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है। चलिए अब आते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, बाकी सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। लेकिन अब इसकी मेमोरी कैसी होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, कैसे कैसे ये काम करती है। ठीक है, मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी मतलब जो हमारी परमानेंट नहीं होती, सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो हमारी परमानेंट होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में बेटा हमारे दो पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी हमारे चार प्रकार की होती है, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हमारे रैम एंड रोम मैंने आपको बताया। रैम मतलब होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होते हैं हमारी रीड ओनली मेमोरी। रैम मतलब बेटा आप रैम के अंदर जो भी डेटा आप देखते हो उसको आप सिर्फ अपना डेटा एडिट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है हमारी बेटा, जिसके अंदर हम डेटा को एडिट नहीं कर सकते ना छेड़ सकते, जो हमें डेटा है हमारा सिर्फ उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मैंने आपको बताया वो जो आपकी कैसेट होती थी पहले, आपके मम्मा पापा की शादी की कैसेट होगी, जाके देखना, आज ही निकालना, पूछना अपने मम्मी पापा से भैया आपकी शादी की कैसेट दिखाओ कहाँ रखी है। ठीक है, अब उसमें अपने आप को नहीं ढूंढना है, कभी अपने आप को क्या चुला के ढूंढने लग जाओ, उसको नहीं देखना है, आपको देखना उसमें गोल गोल वाइट करके होते थे जिसको आप घुमा घुमा के उसको रील को लोड करते थे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि सीडी, जो आपकी सीडी हुआ करती थी, सीडी डीवीडी जो आप यूज करते थे पिक्चरों के लिए, लेके आते थे ना चुरा चुरा के, वही। फिर आती थी हमारी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क मैंने आपको बताई वो ब्लैक कलर की होती थी। हार्ड डिस्क जो आज भी चलती है हमारी, जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए पढ़ते हैं हम रैम और रोम क्या होते हैं हमारे। ठीक है, रैम मैंने बेटा आपको बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मैंने आपको बताया रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये वॉलेटाइल होती थी, ये नॉन वॉलेटाइल होती थी। वॉलेटाइल मतलब होता है जब एकदम से चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन हमारी रोम क्या थी, नॉन वोलेटाइल, जो एकदम से चेंज नहीं हो सकती थी। ठीक है, रैम के अंदर हमारा जो डेटा स्टोर होता था वो हमारा एमबी के अंदर होता है, यानी कि मेगाबाइट के अंदर। रोम के अंदर हमारा जो डेटा हम स्टोर करते थे वो जीबी के अंदर करते थे, यानी कि गीगाबाइट के अंदर। ठीक है, रैम हमारी टेम्परेरी स्टोरेज थी, मतलब अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो आपने उसको सेव नहीं करा तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव हो रहा होता है, अपने आप ही रैम में। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो गया सडनली तो वो सारा डेटा आपका डिलीट हो जाता था। क्यों, क्योंकि वो आपकी टेम्परेरी स्टोरेज थी। ठीक है, रॉम हमारी क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज, यहाँ पर हम अपना डेटा परमानेंट स्टोर करते हैं। ठीक है, राइटिंग डेटा इज फास्टर, मतलब आप कुछ भी टाइप करते हैं तो तुरंत फास्ट होता है टाइप। ठीक है, रॉम के अंदर वही चीज़ स्लो होती थी। रैम हमारी आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव आती है, अगर आप बाजार में जाएं रैम खरीदें तो हमारी 3,000 4,000 से स्टार्ट होती है। रॉम हमारी बहुत कम कॉस्ट की आती है। ठीक है, ये अलाउ करता था सिर्फ रीडिंग और राइटिंग स्टोर डेटा को, और ये अलाउ करता था खाली रीडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा डिफरेंस था रैम और रोम के बीच में। ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आपको किसी भी तरह का एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, कोई भी जॉब का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये जरूर आता ही आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन कौन सी होती है, एच डी डी, ये इधर शॉर्ट फॉर्म है इधर फुल फॉर्म है। एच डी डी मतलब हार्ड डिस्क, जो आपके सिस्टम के अंदर लगी होती है। पी डी यानी कि पेन ड्राइव जो आप यूज करते हैं। सी डी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। अब ये 700 MB क्या है बेटा, सी डी का ये साइज हुआ करता था, ये 700 MB का डेटा ही स्टोर कर सकती थी। ठीक है, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसके अंदर हम 4.7 GB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बी रे। बी रे क्या है बेटा, ये ब्लू रे डिस्क, ये भी एक डीवीडी की तरह ही होती है लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि
500 GB, 500 GB। ठीक है, एम कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड जो आप मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं, जो आपके 5 MB 10 MB से लेके GB तक आते हैं, TB तक आते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हैं कुछ, जो बेस्ड है हमारे टाइप के ऊपर, पर्पस के ऊपर, साइज के ऊपर। अगली वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इसको देख लीजिए। बेस्ड ऑन टाइप्स के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं हमारे। पर्पस के हिसाब से जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। साइज के हिसाब से हमारा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर होते हैं। ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर के, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये वीडियो आज का। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको कोई डाउट है, या हमने कोई चीज़ गलत पढ़ा दी और आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, या हमें डायरेक्ट फेसबुक पे मैसेज करके बताएं। हमें आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर पूछिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लर्निंग अप सक्सेस पॉइंट। चलिए, अब अलविदा लेते हैं आपसे। मैं शुभम गुप्ता आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। तब तक के लिए गुड बाय।